मोहम्मद बिन कास्म की पैदाइश हुई। ये तकरीबन 695 ईस्वी का साल था। उनकी जाए पैदाइश ताइफ थी, जो हजाज के इलाके का एक शहर था। ये अरब था, सख्त सहराओं और इंतहाई खुद मुख्तार कबीलों के सरजमीन। इनका खानदान मुमताज था। इनका ताल्लुक सकफी कबीले से था। एक ऐसा कबीला जो वापनीज हान था और सियासी समझबूझ के लिए जाना जाता था। बचपन ही से इनमें कुछ हम खतल्फ था। एक चमक इनकी कमसन आंखों में एक तेजी थी। इनकी किस्मत में अकबर सुकून जिंदगी से कुछ ज्यादा हल्का था। दुनिया बहुत उसीय थी और तेजी से बदल रही थी। उनका बचपन सिर्फ खेल कूद में नहीं गुजरा। वह जल्द सीखते थे, हर चीज का मुशाहिदा करते। इनके आसपास के लोग सल्तनत की तुसी, नई सरजमीनों और अमवी खिलाफत की ताकत की बातें करते थे। यह बहुत हलचल दौर था। इस्लामी सल्तनत फैल रही थी। यह स्पेन से फारस तक फैली हुई थी। कै मुस्लिम मोहम्मद सनते बहादुरी के कसे जज्ब करते और ताकत की ज़बान समझते थे। बचपन ही में उन्होंने गैर मामूली समझदारी का मुजाहिरा किया। उनका ज़हन तेज था, उनके रूह चीन थी। वह अपने माहौल की पैदावार थे, एक पर जोश दौर की। ताइफ की फ़ज़ा तारीख़ और मुस्तकबिल के इम्कानात से भरी हुई थी। मोहम्मद मजबूत जवान हुए। इन्हें जंगी फनों की तरबियत दी गई। घुड़सवारी जरूरी थी, असी तरह तलवारा और तीर का इस्तेमाल है। वह महारतों में माहिर थे। वह कुदरती तौर पर एक रहनुमा थे। लोग आने की तरफ खंचते थे। उनके शख्सियत का जादू कमामरी में भीन का काबिल तरदीद था। उनके खानदान ने उन्हें मर्तबा तो दिया, लेकिन आने की अपनी सलाहियतों ने उन्हें मनफर्द बना दिया। वह एक शाहीन थे, जवाड़ा अंभरने को तैयार थे। दुनिया मंतजर थी। उनके इब्तदाई साल बहाताहम थे। उन्होंने इस शख्सियत को तश्कील दिया जो वह बनने वाले थे। एक कमांडर, एक फातह। उनकी जवानी की अहमियत बहुत ज्यादा थी। इसने उनके मुस्तकबिल के कारनामों की बुनियाद रखी। वो कोई आम नौजवान नहीं थे। वो मोहम्मद बिन कास्म थे, एक ऐसा नाम जो जल्द ही दूर दराज सरजमीनों में गूंजने वाला था, ताइफ के पहाड़ों से लेकर सिंध के मैदानों तक। इनका सफर अब शुरू हुआ, एक दास्तानवी सफर, तारीख में एक सफर। मैदान सज रहा था। एक ताकतवर शख्सियत मोहम्मद कैंगरानी कर रही थी। ये हिजाज इब्न यूसुफ थे, इराक के गवर्नर और अस्से भी कहीं ज्यादा हिजाजान के चचा थे। एक आहनी अजमावर बेरहम सलाहियतों के मालिक। वहां मुई खिलाफत के एक स्तून थे जो अपनी सख्त हुक्मरानी के लिए मशहूर थे। उनके दुश्मनान से डरते थे, उनके साथियान की ताकत का एहतराम करते थे। हिजाज ने अपने भतीजे में सलाहियत देखी। उन्होंने असंजवान में एक आग पहचानी। उन्होंने इस सलाहियत को परवान चढ़ाने का फैसला किया, इसे सल्तनत के फायदे के लिए ढालने का। इसलिए मोहम्मद की परवरिश शबत मनफर्द थी। वह कद्दार के मरकज के करीब थे। उन्होंने एक अस्ताद से हुकूमत चलाने का फन सीखा। हजाज एक खता अस्ताद थे। वह भी कौफ या कमजोरी बर्दाश्त नहीं करते थे। मोहम्मद एक शौकीन शागिर्द थे। उन्होंने हजाज से इंतजामिया, फौजी हिकमत अमली और क़यादत के फन के इसबाक सीखे। यह का यसी तालीम थी जिसका ख्वाब बहतकमल गदीक सकते थे। इसने उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए तैयार किया। इसने उन्हें सख्त बनाया। इसने उन्हें आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार किया। ब्रेक टाइम 0.2 किया। दुनिया एक जालिम जगह थी। हिजाज ने अपने शागिर्द को आजमाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने मोहम्मद को उनकी अमर से बढ़कर कामावर जिम्मेदारियां दें। मोहम्मद ने मायूस नहीं किया। उन्होंने हमतावर सही फैसले का मुजाहिरा किया। इनकी तरकीब हततीज थी, हैरान किन हद्दत की तेज। 17 साल की उम्र तक या शायद इससे भी उम्र में उन्हें एक जनरल फौजों का कमांडर मुकर्रर किया गया। ये तकरीबन नाकाबिल यकीन बात थी, लेकिन हजाज को यकीन था। वह जानते थे कि मोहम्मद खास हैं, क़यादत करने के लिए तैयार, फतह करने के लिए तैयार। एतमाद बहुत ज्यादा था, उम्मीदी इससे भी ज्यादा। यह तेज रफ्तार तरक्की मोहम्मद के गैर मामूली सलाहियतों और हजाज की हनर पहचानने वाली तेज नजर का सबूत थी। ये जवान जनरल अलाबाई का ऐसी ताकत बंच का था जिसका मुकाबला करना आसान न था। उसे एक ताकत गवर्नर की हमायत हासिल थी, एक तजुर्बाकार सिपाही की तरबियत। एक्टिव 8.5 अगरचे अभी नौजवान थे, वो जंग के बड़े मैदान के लिए तैयार थे। उनकी तकदीर हिजाज के अज़ाइम और सल्तनत की अपनी सरहदें फैलाने की मुसलसल कोशिशों से जुड़ी हुई थी। रास्ता साफ था,
जंग आने वाली थी। सिंध की तरफ बुलावा आया। यह एक वाक़े एक ज़ुल्म की जैसे था। बहरीक ज़ाकों ने सिंध की सरजमीन में दिबल की बंदरगाह के करीब अरब जहाज़ों पर हमला किया था। इन जहाज़ों में कीमती सामान था और कुछ कहते हैं कि खलीफावर अरब फौजियों की बीवाओं और यतीमों के लिए तहाइफ थे। कज़ाकों ने इन्हें लूट लिया। उन्होंने सामान और लोगों को पकड़ लिया। इस हरकत को बगैर सजा के नहीं छोड़ा जा सकता था। ये खबर हजाज बिन यूसुफ तक पहुंची। इनका गुस्सा मशहूर था। इनका जवाब तीजा और फैसला कुनहुना था। हजाज ने सिंध के हुक्मरान राजहे दाहर को पैगाम भेजा। उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया। कज़ाकों को सजा दो, कैदियों को रहा करो, लूटा हुआ सामान वापस करो। राजहे दाहर का जवाब तसली बख्श नहीं था। इसने दावा किया कि कज़ाकों पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। यह बहाना बसरा या दमिश्क में कबूल नहीं किया गया। खलीफ वलीद बिन अब्दुल मलिक के नाम वशित थे। हिजाज ने एक मौका देखा, या शायद आई एक जरूरत। सिंध एक आमिर सल्तनत थी। इसके सिर हदें परेशानी का बायस है। अब कार्रवाई का वक्त था। फैसला हो गया, सिंध पर हमला किया जाएगा। हजाज ने बहुत एहतियात से तैयारियां शुरू की। यह सिर्फ एक छापहने होना था। यह एक मुकम्मल फौजी मुहिम थी। उन्होंने अपने कमांडर का इंतखाब एहतियात से किया। उनका अपना भतीजा नौजवान मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने इसे एक बड़ी फौज सोनपी जवा चित्र से मुसल्हा व तरबीत याफ्ता थी। फौजी शाम और इराक से लिए गए। महासरे के मशीनी बनाई गई, जिनमें एक बर्द सितमंजनी कभी शामिल थी। एक बथबड़ी गो जिसका नाम अलरोस यानी दिलहान। यह बहुत बड़े पत्थर फेंक सकती थी। मोहम्मद बिन कासिम तैयार थे। वह अपना मकसद समझते थे। उन्हें बेइज्जती का बदहली ना था। उन्हें सिंध फतह करना था। वो सिर्फ इस तरह साल के थे, लेकिन आने के नौजवान कंधों पर एक सल्तनत का बोझ था। उनका जंगी मंसूबा बनाने वाला जहन पहले ही काम कर रहा था। उन्होंने मकराने के जरिए साहिल के साथ साथ बने रास्ते का मंसूबा बनाया। वो मुश्किलात को जानते थे, सख्त इलाका, शदीद मुजाहिमत, लेकिन वो परअज़म थे। हजाज ने उन्हें वसाइल और अख्तियार दिया था। अब उन्हें फतह हासिल करनी थी। सिंध की किस्मत दाव पर लगी थी। हमला शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज को देबल की तरफ ले गए, जो पहली बड़ी रुकावट थी। बंदरगाही शहर कला बंद था। इसके मुहाफिज पुरअज़म थे। मुहासरा कर लिया गया। कई दिनों तक जंग जारी रही। वो बड़ी मंजनीक अलरूस इस्तेमाल में लाई गई। इसने शहर की दीवारों पर गोलहबारी की। इसने बड़े मंदिर और उसके ऊंचे झंडे के डंडे पर निशान हलगाया। मंदिर के ऊपर लगासर खंडा गिर गया। मुहाफिजों के लिए एक बड़ा शगुन, हमला आवरों के लिए उम्मीद की निशानी। जल्द ही दिबल पर धावा बोल दिया गया। शहर फतह हो गया। एक खतफ्ता दिबल से मोहम्मद सिंध में मजीद आगे बढ़े। उन्होंने तेजी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से पेशकदमी की। उन्होंने शहरों को महफूज किया। जहां मुमकिन हुआ वहां इत्तेहाद कायम किए। इन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी फौज अंज़म मौज़बत वाली थी। उनकी क़ियादत तहव्वुल हाफ़ज़ा थी। अगला बड़ा चैलेंज खुद राजह दाहिर थे, सिंध के बादशाह। दाहिर ने अपनी फौजें जमा की। जंगी हाथियों के साथ था ये बहुत बड़ी फौज। फैसला कंजंगारोड या शायद रोहड़ी के करीब दरियाए सिंध के किनारे हुई। यह एक शदीद मुकाबला था, दो बड़ी ताकतों का टकराव। राजह दाहिर के खिलाफ जंग खूनरेज़ थी। दाहिर अपने हाथी पर बहादुरी से लड़े, लेकिन हालात के खिलाफ हो गए। एक तीर आने लगा, वह अपने हाथी से गिर पड़े, वह मारे गए। उनकी फौज बगैर रहनुमा के शिकस्त खा गई। यह एक अहम फतह थी। इसने सिंध दीम जाहम तक की कमर तोड़ दी। बड़े शहर फतह हो गए। मुल्तान, जो सोने से माला माल था, भय कब्जे में आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब हुकूमत कायम की। उन्होंने मकामी आबादी के साथ किसी हिद्दत करवादारी का मुजाहिरा किया। उन्हें जज़ीहा टैक्स अदा करने पर अपने मज़ाहब पर अमल करने की इजाज़त दी। मोहम्मद बिन कासिम की तहतीज़ थी। इनका इंतज़ाम मुअस्सर था, लेकिन सिंध में इनका वक्त मुख्तसर था। खिलाफत में सियासी बदीलियों की वजह से उन्हें वापस बुला लिया गया। इनका अंजाम अल-मनाक था। उन्हें इन सरजमीनों से दौड़ फांसी दी गई जिन्हें उन्होंने फतह किया था। फिर भी इनकी मेरस बाकी रही। उन्होंने बरसगीर पाको हंद को इस्लामी असर व सुख के लिए खोल दिया।
उनकी फतूहात ने अरब दुनिया और हिंदुस्तान के दरमियान सदियों के ताल्लुकात की बुनियाद रखी। इस खत्े पर उसका असर गहरा था, सकाफती, मजहबी और सियासी तौर पर। ब्रेक टाइम जम की गूंज। इनकी महम की गूंज आज भी तारीख की राहदारियों में सुनाई देती है।